तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमेश सर आपको आज बताने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब से पहले हमने आपको इज आर एम वॉच वर हैज हैव हैड आदि सिखा चुके हैं, और अब हम आपको आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस सिखाएंगे तथा उनकी पहचान किस प्रकार होती हैं ये आपको बताएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है तो उसकी पहचान करनी होती है। पहचान 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 में आपको क्या करना है, आपको कुछ शब्द हम लिख रहे हैं जो आपको एक तरह से ट्रिक के माध्यम से जिन्हें आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, वो हम लिख रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। अगला है पास्ट, उसके बाद आता है फ्यूचर यानी FUTURE फ्यूचर। ये सेंटेंस, ये टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इनके फिर पार्ट होते हैं, चार चार पार्ट होते हैं सभी के। तो ये प्रेजेंट के पीछे वाले जो वाक्य, हिंदी वाक्य होते हैं, उनमें है का प्रयोग होता है। जो भी जिस भी सेंटेंस के पीछे आपको है लगा मिले, समझो प्रेजेंट में बात कर रहा है, वो प्रेजेंट है। दूसरा, अगर किसी भी सेंटेंस के बाद में आपको था लगा मिले, समझ लें कि वो पास्ट है। और किसी के पीछे गा लगा मिले तो समझ लेना फ्यूचर है। यानी प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर की सबसे अच्छे पहचानने की जो ट्रिक यही है कि आपको प्रेजेंट है, यदि वह घर जाता है तो इसका मतलब प्रेजेंट है। वह जाता था, इसका मतलब पास्ट है। वह जाएगा, इसका मतलब फ्यूचर है। तो आप इन चीज़ों से, अब आपको ये तो पता लग गया कि प्रेजेंट और पास्ट या फ्यूचर ये क्या है, बट अभी तक आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा पार्ट है इनका। तो उसको हम अभी बता रहे हैं। देखिए कैसे, यह इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और ये होता परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार पार्ट होते हैं इनके। इनके साथ इन्हें बोला जा सकता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट के वाले वाक्य जो होते हैं उनके पीछे ता आएगा, कंटिन्यूअस में रहा आएगा, परफेक्ट में चुका आएगा या लिया आएगा, चुका लिया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा भी आएगा, उसके साथ साथ आपका समय भी आता है, ये आता है, ये होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर आपने ये शब्द आपने लर्न कर लिए तो समझो जितने भी चारों सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के 12 जो होते हैं, सभी को आप एक साथ उनकी पहचान कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं और उसकी पहचान करते हैं। देख कैसे, जैसे वह स्कूल जाता है। यदि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उससे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। तो कौन स्कूल जाता, वह जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो लास्ट में जो वर्ड है इसका, वो है। और हमने आपको ये देखा थी, है जो होता है प्रेजेंट के लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके बराबर वाला जो बिल्कुल जस्ट बिसाइड्स, वो इसके ता है। और हम देखते हैं ता जो होता है वो इंडेफिनिट में यूज होता है। तो ये हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, जैसे कि मोहन मैदान में खेल रहा है। मोहन मैदान में खेल रहा है। तो हम देखते हैं सबसे जो लास्ट में है ये है। अभी आपको बताया था है किस में यूज होता है, प्रेजेंट में।
तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट हो गया, उसके बराबर वाला जो वर्ड है वो क्या, रहा। तो डियर स्टूडेंट ये रहा किस में है, देखिए कंटिन्यूअस है, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे लास्ट वाले वर्ड को देखिए, उसके बराबर वाले शब्द को देखिए, दोनों वर्ड जो होते हैं उनको एक तरह से दोनों को जोड़ करके उनकी पहचान हो जाती है। सभी की पहचान इसी प्रकार होती है। एक सेंटेंस की और देखिए, जैसे कि वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था। तो हम लास्ट का वर्ड देखते हैं क्या है, था। था मीन्स क्या होता है, क्या किसमें यूज होता है, पास्ट में, तो ये हो गया हमारा पास्ट। उसके बराबर है रहा, रहा ये किसमें, देखिए कंटिन्यूअस, तो हो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों के मिलाकर पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार इन्हीं सभी की पहचान जो वाक्य होते हैं सभी की इसी प्रकार हो जाती है, अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक दो सेंटेंस और देखिए, जैसे कि एक और देखिए, वह घर जा रहा होगा, वह घर जा रहा होगा। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लास्ट वर्ड पा जाइए, ये गा, क्या कहाँ है, या गा, फ्यूचर, फ्यूचर। उसके बाद इस पे आ जाइए बराबर वाले शब्द, कहाँ है, कंटिन्यूअस, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। यदि इसके अंदर समय आ जाती यहाँ पर, वह 2 घंटे से घर जा रहा है या 2 घंटे से खेल रहा है, तो फिर वो रहा भी आती, समय भी आती, फिर वो कंटिन्यूसली वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता, फिर वो काउंट हो जाता। समय आते ही अगर इस सेंटेंस में समय आ जाती है तो फिर ये बन जाता। देखिए एक सेंटेंस देखिए आपको, राम 4 बजे से खेल रहा है। अब इसकी जब आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं ये है प्रेजेंट। उसके बाद हम देखते हैं ये इसमें सेकंड वर्ड रहा, कंटिन्यूअस हो गया। और डियर स्टूडेंट्स ये देखिए समय आ गया। तो जब रहा और समय दोनों जॉइंट आ जाते हैं तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ये आज हमने आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन करना हमने आज आपको बता दिया है। इस प्रकार सभी जो इंग्लिश वाले वाक्य होते हैं, हिंदी वाले सेंटेंस होते हैं, उन सबको किस प्रकार आइडेंटिफाई किया जाता है, ये इसी प्रकार होता है। अब हम आपको इन सभी की इंग्लिश की पहचान और बताते हैं कि इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस होता है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखिए, हम बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, ये होती है सभी की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश वाक्यों की जो इंग्लिश जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान हमें हेल्पिंग वर्ब से करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब से उनकी पहचान होती है। देखिए कैसे, आज हम कुछ की हेल्पिंग वर्ब लिखवाएंगे तो इसका मतलब जिनकी हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लोगे, समझो उन सभी वाक्यों की आप आराम से पहचान कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है पहला, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
ये प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज होती है, आर होती है और एम होती है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है तो इसमें हम आईएनजी का यूज भी करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी सेंटेंस कंटिन्यूअस हो जाता है उसमें आईएनजी का यूज होता ही होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं, और हमेशा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी उसमें हैज बीन और हैव बीन दोनों का प्रॉपर यूज होता है, हैज बीन और हैव बीन। और इसमें क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस हो गया है तो इसमें आईएनजी का यूज भी होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश की पहचान का आइडेंटिफाई करने का, इंग्लिश में किस प्रकार सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनके अकॉर्डिंग करते हैं, इनके अकॉर्डिंग। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपको डू या डज कोई भी लिखी मिल जाए, समझो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यदि किसी सेंटेंस में इज, आर या एम किसी के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगी मिल जाए तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे उसे। यदि किसी सेंटेंस में हैज भी आ रही या हैव आ रही, उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उसमें यूज हुआ है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। यदि किसी सेंटेंस के अंदर आपको हैज, है बीन या है बीन के साथ साथ आपको आईएनजी मिल जाए मेन वर्ब में लगी हुई, तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट के सेंटेंसों की पहचान किस प्रकार होती है ये इसमें दिखाया जाएगा। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उन हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके माध्यम से आप पहचान करते हैं सेंटेंसेस की। देखिए कैसे। पास्ट में आपको डिड का यूज मिलेगा, अदरवाइज सेकंड फॉर्म भी मिल सकती है, सेकंड फॉर्म। यानी डिड का यूज होता है कि सेंटेंस के अंदर, समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर वो अफर्मेटिव होगा तो उसके अंदर अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको दूसरा वर्ड, सेकंड वर्ड में आपको जहां भी सेकंड फॉर्म लगी मिल जाए मेन वर्ब की, सेकंड वर्ब में, सेंटेंस के सेकंड वर्ब में जस्ट बराबर में, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आपको सेकंड फॉर्म लगी मिल जाए तो समझ लेना वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, और डिड आ रही है तो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सेकंड फॉर्म लगी मिल जाए, समझो वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। अगले बात है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आप वाज या वर, साथ साथ आपको किसी उसकी मेन वर्ब में आईएनजी का भी यूज होता है, जैसे प्ले के साथ प्लेइंग हो, गो नहीं होकर गोइंग हो, स्लीप के साथ या स्लीपिंग हो। तो इस प्रकार अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगी मिल जाए और उसके साथ साथ वाज और वर का प्रयोग भी हो उस सेंटेंस में, तो समझ लेना वो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। नेक्स्ट है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमने बता दिया आपने सुन लिया बस हो गया काम खत्म। नहीं, आप इन्हें लर्न करें। आप सभी सेंटेंस की पहचान आराम से कर लेंगे। सेंटेंस की आपको आइडेंटिफाई करना सीख गए, समझो बहुत सारी चीज़ आप सीख गए हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, हेड थर्ड फॉर्म,
मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट में जो होता है वो हेड का यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, और उसके साथ साथ उसमें थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको थर्ड फॉर्म लिखी मिल जाए और उसके साथ साथ आपको हेड भी मिल जाए तो समझ लेना कि आप ये एक तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट है इसमें हैड बीन, हैड बीन आईएनजी। आईएनजी हम इसलिए कह रहे हैं कि सेंटेंस कंटिन्यूस हो गया। हम आपको बताइए जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यूस हो जाता है उसमें आईएनजी आती है, लगानी अनिवार्य होती है। हैड बीन के साथ आपको अगर मेन वर्ब में आईएनजी भी लिखी मिल जाए तो समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो ये इनकी पहचान थी। नेक्स्ट देखिए, हमने आपको आइडेंटिफाई का प्रेजेंट वाला सिखा दिया, पास्ट वाला आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। अब देखो फ्यूचर वाला किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट, INDEFINIT, indefinite, future continuous, future continuous, 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 future perfect और future परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें होता है विल और सेल का यूज। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको बी और लगा देंगे, विल भी और सेल भी, यानी ये विल है तो विल भी हो जाएगा। इसमें विल के साथ बी और लग गया, सेल है तो इसका सेल भी हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा हैव लग जाए क्योंकि परफेक्ट है ना। जब सेंटेंस परफेक्ट आया तो उसमें मोस्टली देखा होगा आपने हैज हैव यूज हुआ करता था ना, लेकिन इसमें इस प्रकार लेकिन फिर भी हैव तो आएगी। ये होगा विल हैव और सेल हैव और सेल हैव। और हमने आपको बताया था हैव आ रही तो इसका मतलब परफेक्ट सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद अब परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो बस बीन जोड़ देना होता है, इसी में भी बीन ही जोड़ देंगे हम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, तो ये विल हैव है तो इसमें हो जाएगा विल हैव बीन, और इसे सेल हैव बीन हो जाएगा। विल हैव बीन और सेल हैव बीन। क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इस आई थिंक कि इसमें ना आईएनजी भी आएगी। तो ये सेंटेंस है फ्यूचर वाले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने की, उसको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको विल है और सेल हैव का प्रयोग होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको इंग्लिश में कहीं भी सेल और विल का यूज मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। यदि उसमें विल भी और सेल भी हो और उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगी भी मिलती है आपको, तो आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूस कहेंगे। यानी ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको विल हैव और सेल हैव का यूज मिल जाता है, विल हैव और सेल हैव का आपको यूज मिल जाता है, आप कहीं भी सेंटेंस में आपको विल हैव और सेल हैव का, और उसके साथ साथ आपको थर्ड फॉर्म भी लिखी मिल जाती है, थर्ड फॉर्म उसके अंदर, तो समझना ये सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट है। यदि इसके साथ आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन और सेल हैव बीन और मेन वर्ब में आईएनजी मिलती है आपको, मेन वर्ब में आईएनजी हो जैसे प्लेइंग,
गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग है, इस प्रकार। तो आप इसमें इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में काउंट कर लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। तो ये हमने आज आपको सिखाया है हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनको किसी प्रकार आइडेंटिफाई आप करेंगे, और जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो इंग्लिश का आइडेंटिफाई करने का मेथड ये है, आप इन वर्ब को, सभी की हेल्पिंग वर्ब्स को आप लर्न कर लेना, और उससे याद आपको सभी की आइडेंटिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आगे आपको जो कराने जा रहे हैं, अब आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाने रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट, PRESENT, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और डज, डू और डज का यूज होता है, यानी सिंगुलर के साथ लगता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई हो, वी हो, दे हो, इन सब के साथ आपको डू का प्रयोग करना है। लेकिन डू और डज का प्रयोग जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अफर्मेटिव मतलब वो सेंटेंस जिनमें नेगेटिव वर्ड ना नहीं होता है या इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता है, उनमें इनका प्रयोग नहीं होता है। उसमें सिर्फ जो प्रयोग होता है वो होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर एक वचन है तो उसके साथ हम SIS जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, देखिए, वह रोजाना आम खाता है, वह रोजाना आम खाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में एक तरह से हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, यानी आदत होती है, कोई रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन का मतलब ये है कि वो कार्य डेली होता है। कोई कार्य हम हमारी आदत में, हम जैसे हम स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, हम खाना खाते हैं, डेली खाते हैं, है ना। इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जिनको हम डेली करते हैं, तो उनके साथ उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देखिए, वह रोजाना आम का, तो ही ईट। अब चूंकि ये जो है क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम ईट्स एस जोड़ देंगे इसमें, ही ईट्स। उसके बाद मैंगो, डेली, ईट्स मैंगो। डेली, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। अगला जो सेंटेंस है इसको हम बनाएंगे नेगेटिव, तो हो जाएगा ही डज नॉट। हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस में अगर इफ ओनली नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट ईट। अब इसमें देखिए, ये ईट है और ये ईट्स है, तो इसको ईट से ईट में किस प्रकार बदला, यानी अब ईट्स नहीं रहेगा, ये अब सिर्फ ईट रहेगा, क्योंकि ये ना एस इसमें आ गई, वो यहाँ से हट के ईट मैंगो डेली। उसके बाद आपको करना है इसमें इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डज को बाहर निकाल देंगे। डज ही ईट
मैंगो, DAILY, डेली। नेगेटिव बनाएंगे तो इसी को तो हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है ही, जैसे हमने आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। नॉट ईट मैंगो डेली। उसके बाद वाई, वाई डज ही ईट मैंगो डेली। ऐसे वाई डज ही नॉट, हमने आपको बताया था कि जो जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। वाई डज ही नॉट ईट मैंगो डेली। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। एक सेंटेंस हम आपको देंगे, आप इसको बनाना कोशिश करना, आप बना सको तो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करना, इसकी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए कैसे। वह कभी कभी स्कूल जाती है। ये आप बनाना खुद। मैं सदैव अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ये आप सेंटेंस आप इन्हें बनाना, अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस करोगे तो बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, आप इसे कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको हिंदी की आइडेंटिफिकेशन बताई है। इंग्लिश में किस प्रकार सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा ये आपको बताया है। प्लस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको हमने बताया है। और हमें ऐसी आशा है कि आपको ये अच्छे से करने भी आने लगेंगे, आप इन्हें कर लोगे। दूसरा, एक बार और समझने का प्रयास कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यानी प्रेजेंट मीन्स हमने आपको बताया था है, इंडेफिनिट मीन्स ता, यानी इन सेंटेंस के जो बाद में आएगा वो ता है, ती है, ते है आएंगे। हेल्पिंग वर्ड डू और डज होती है। इसमें एक समझाने वाली विशेष बात यह है कि डू और डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, बाकी नहीं होता है। कभी आप अफर्मेटिव में भी करने लग जाओ, अफर्मेटिव में मत करना इसको। अफर्मेटिव यानी ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड है, ना इसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, इसलिए अफर्मेटिव है। तो इस अफर्मेटिव यानी सिंपल में तो करना मत। सिंपल में आपको डू या डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। किसका करना है? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। एक वचन सब्जेक्ट हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाना है वो भी। तो फिर डू डज का प्रयोग होता कहाँ है? डू डज का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ नेगेटिव हो गया तो क्योंकि हमने आपको बताया था नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब इसकी डू डज है तो नॉट तो लगानी, डज तो लगानी पड़ती है हमें। तो हमने डज का प्रयोग कर दिया, डज के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। आगे सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है तो इसमें हमने आपको डज का प्रयोग कर दिया है यहाँ, और हो गया है। ये भी इंट्रोगेटिव, इसमें डज का प्रयोग कर दिया। ये भी इंट्रोगेटिव सेकंड वाला है। तो हमने बताया था इंट्रोगेटिव जो सेकंड होता है उसमें ये इंट्रोगेटिव वर्ड जितने भी होते हैं वो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाई के साथ साथ हमने डज का प्रयोग भी किया है, वाई डज। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत आप इंट्रोगेटिव वर्ड से करने जा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखना। उस सेंटेंस की, इसी की नहीं, जो भी वो सेंटेंस है उस पर्टिकुलर उस सेंटेंस की लिख देना है। ऐसे आ गई ये देखिए वाई डज। यहाँ भी हमने देखी इसको हमने नेगेटिव बनाया है। तो हमने देखी इसमें नेगेटिव वर्जन नॉट का जो प्रयोग किया है, ये नॉट, इसका प्रयोग हमने सब्जेक्ट के बाद किया है। लेकिन यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद किया क्योंकि ये सेंटेंस हमारा था क्या,
ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव था और ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो ये ध्यान रखना बस। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स,